नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम जीवों में श्वसन को पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने कीटों में, जलीय जीवों में, केंचुओं में, पादपों में, मनुष्यों में श्वसन को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। साथ ही साथ हमने मनुष्य के श्वसन तंत्र को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम श्वसन प्रक्रिया को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं जीवों में श्वसन से। देखिए, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए, अपनी शारीरिक गतिविधियों के संचालन के लिए तथा कार्यों की निष्पत्ति के लिए कार्यों की निष्पत्ति के ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक जीव, चाहे वह कोई श्रम कार्य कर रहा हो या विश्राम की अवस्था में हो, उदाहरण के लिए चाहे वह दौड़ रहा हो, बैठा हो या सो रहा हो, हर समय उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा की आवश्यकताएं उसको भोजन से प्राप्त होती हैं। भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं वो बृहद अणु या अघुलनशील अणुओं के रूप में होते हैं, जिन्हें पाचन तंत्र के माध्यम से घुलनशील या फिर छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। और ये छोटे अणु या ये पचा हुआ जो भोजन है, ये रक्त के माध्यम से अंगों तक पहुंचता है। अंगों की जो कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा श्वसन की अभिक्रिया में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और उससे ऊर्जा क्या होती है, निर्मुक्त होती है। और सभी जीवधारी अपना जैविक क्रियाओं को संपन्न कर पाते हैं। तो इस तरीके से प्रत्येक जीवधारी को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। अर्थात तो श्वसन के माध्यम से ही जीवधारी रक्त में घुली हुई शर्करा, ग्लूकोज या रक्त में घुले हुए भोज्य पदार्थों का ही ऑक्सीकरण या विखंडन कर पाते हैं, जिससे उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात जो श्वसन है वो जीवधारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। राइट। पिछले लेक्चर में हमने मनुष्य में जो है श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। राइट। इन सब के बारे में जो है हमने श्वसन के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया था। साथ ही साथ हमने जो है मनुष्य में श्वसन तंत्र को भी बहुत अच्छे से समझ लिया था। अब हम जो है इस लेक्चर में जो है श्वसन की प्रक्रिया को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। हो सकता है ये डिटेल में जो पूरी की पूरी जो है श्वसन प्रक्रिया है, ये 11 नंबर में पूछी जा सकती है कि श्वसन प्रक्रिया को लिखिए। राइट। या फिर पूछा जा सकता है कि श्वसन से आप क्या समझते हैं, मनुष्यों में श्वसन की प्रक्रिया को विधिवत समझाइए, या फिर श्वसन प्रक्रिया को लिखिए। तो इस तरीके से 11 नंबर में कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या फिर हो सकता है 5 नंबर के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि वाह श्वसन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे के समझाइए। या फिर आंतरिक श्वसन क्या होता है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है। या फिर वाह श्वसन एवं आंतरिक श्वसन में क्या अंतर होता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर कोशिकीय श्वसन क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए। या फिर जो अनाक्षी श्वसन है या अक्षी श्वसन है वो क्या होता है, समझाइए। तो इस तरीके से जो है कई प्रकार के जो प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। तो मनुष्यों की जो श्वसन प्रक्रिया है उसको हम इन चरणों से समझ सकते हैं। तो मनुष्य की जो श्वसन प्रक्रिया है उनको इन 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, वाह श्वसन हो जाएगा। और वाह श्वसन में भी श्वासोच्छ्वास हो जाएगा, ब्रीथिंग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, गैसों का विनिमय हो जाएगा। तो वाह श्वसन में श्वासोच्छ्वास और गैसों का विनिमय समझिए। राइट। वाह श्वसन के पश्चात में गैसों का क्या होता है, परिवहन होता है। राइट। एक तरीके से देखें तो जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो वो फेफड़ों में पहुंचती है, तो फेफड़ों तक पहुंचना श्वासोच्छ्वास हो जाएगा। फेफड़ों में क्या हो जाएगा, गैसों का आदान प्रदान होगा, वो गैसों का विनिमय हो जाएगा। फिर जो रक्त में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, राइट, उसका क्या होगा, रक्त के परिसंचरण के माध्यम से रक्त में घुली हुई ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंचती है या विभिन्न अंगों तक उसका क्या होता है, परिवहन होता है। तो गैसों का परिवहन हो जाएगा। फिर जब ऑक्सीजन जो है कोशिका पर पहुंच जाएगी, तो आपको पता है कि कोशिका पर भी जो है
होता है क्या होता है, श्वसन होता है। और अंत में क्या होगा कि जो श्वसन की अभिक्रिया होगी उसको ही हम क्या कहेंगे, कोशिकीय श्वसन कहेंगे। तो इस तरीके से बाह्य श्वसन, फिर गैसों का परिवहन, फिर आंतरिक श्वसन होगा और फिर क्या होगा, कोशिकीय श्वसन पर जो है श्वसन की अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पर बाह्य श्वसन से या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, इसका क्या महत्व है, इसको भी हम इसी में जो है समझ लेंगे। तो देखिए बाह्य श्वसन से क्या तात्पर्य है। बाह्य श्वसन का सीधा तात्पर्य ये होता है कि जंतुओं तथा वातावरण के बीच में जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसे ही बाह्य श्वसन कहते हैं। अर्थात जंतु वह वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं एवं जंतु वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं। तो सीधी सी परिभाषा है, प्राणी और वातावरण के बीच में गैसों जैसे ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को ही बाह्य श्वसन कहा जाता है। और जो बाह्य श्वसन होता है ये मनुष्य में किसके माध्यम से होता है, फेफड़ों के माध्यम से होता है, राइट। और चूंकि बाह्य श्वसन फेफड़ों के माध्यम से होता है या फुफ्फुस के माध्यम से होता है, इसीलिए इसको फुफ्फुस श्वसन या पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अब जो बाह्य श्वसन होता है ये फिर दो भागों में बटा हुआ होता है। एक हो जाएगा स्वच्छोबास हो जाएगा या ब्रीथिंग हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, गैसों का विनिमय हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो अब हम यहाँ पर जो बाह्य श्वसन है उसका पहला प्रकार क्या हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास हो जाएगा या ब्रीथिंग हो जाएगा। तो श्वासोच्छ्वास को हम यहाँ पर समझते हैं। श्वासोच्छ्वास का सीधा सा मतलब ये होता है कि देखिए जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में आ जाएगी या कम मात्रा में आ जाएगी। दरअसल हमारे फेफड़ों में एक निश्चित दर से वायु क्या होती है, भरी जाती है, और जिसे ही क्या कहते हैं, सांस लेना कहते हैं। और इसी सांस लेने को ही क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है या ब्रीथिंग कहा जाता है। तो सीधा हम कह सकते हैं कि फेफड़ों में निश्चित दर से वायु भरी जाती है और निश्चित दर से फेफड़ों में वायु भरे जाने को ही श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग कहा जाता है। और एक साधारण मनुष्य में 1 मिनट में जो ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है वो 16 से 18 बार होती है। अर्थात मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार जो है सांस लेता है, राइट। तो कुल मिलाकर फेफड़ों में निश्चित दर से जो वायु भरी जाती है उसको ही हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। और 1 मिनट में जो है 16 से 18 बार ब्रीथिंग की प्रक्रिया होती है। जो ब्रीथिंग की प्रक्रिया होती है उसको भी जो है हम 2 पदों में समझ सकते हैं, राइट। और यहाँ से फिर जो है 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंस्पिरेशन क्या होता है या एक्सपीरेशन क्या होता है, या निःश्वसन क्या होता है या निःश्वसन क्या होता है, राइट। तो जो ब्रीथिंग की प्रक्रिया है वो 2 चरणों में कंप्लीट होती है। एक हो जाएगा निःश्वसन हो जाएगा इंस्पिरेशन, और दूसरा हो जाएगा निःश्वसन या उच्छ्वास हो जाएगी, जिसको कहते हैं एक्सपीरेशन कहते हैं। क्लियर। तो हम यहाँ पर निःश्वसन के बारे में समझते हैं। देखिए निःश्वसन का मतलब क्या होता है, इंस्पिरेशन, इन से आप समझ लो यहाँ पर, राइट। तो इनका मतलब क्या हो जाएगा, अंदर लेना। तो कुल मिलाकर देखिए निःश्वासन या इंस्पिरेशन ब्रीथिंग की वह प्रक्रिया है जिसमें वायु वातावरण से शरीर के अंगों में अर्थात फेफड़ों में प्रवेश करती है। तो सीधी सी बात हो जाएगी, श्वासोच्छ्वास की वह प्रक्रिया जिसमें वायु वातावरण से शरीर के अंगों में अर्थात फेफड़ों में प्रवेश करती है उसे ही क्या कहा जाता है, निःश्वसन या इंस्पिरेशन कहा जाता है, राइट। और यहाँ पर जो एल्वोलाई होती हैं उनमें ये जो है ऑक्सीजन भर दी जाती है, और जब ऑक्सीजन युक्त या जो हम सांस लेते हैं उसकी जो ऑक्सीजन है वो एल्वोलाई में पहुंचती है तो यहीं से फिर गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, राइट। और इस
कुल मिलाकर ये है कि इस अवस्था को क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन कहते हैं। तो वह वातावरण से वायु को फेफड़ों में या शरीर के अंगों में प्रवेश करने की प्रक्रिया को ही निश्वसन या फिर इंस्पिरेशन कहते हैं। और वायु वह वातावरण से जो है हमारी क्या हो जाएगी, नासिका हो जाएगी, फिर नासा मार्ग हो जाएगा, फिर उसके बाद में ग्रसनी हो जाएगा, फिर लैरिंक्स हो जाएगा, ट्रैकिया हो जाएगा, उसके माध्यम से एल्वोली में जो होती है पहुंच जाती है। क्लियर। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर निःश्वसन या उच्छ्वास, या जिसको क्या कहते हैं, एक्सपीरेशन। अब हमें पता है, देखिए, हम वातावरण से जो भी वायु को प्रवेश करते हैं या जो भी वायु को ग्रहण करते हैं, अर्थात वातावरण से जो भी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, वो फेफड़ों में अल्वियोली में जो है पहुंच जाती है, और वहां पर जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है। अर्थात जो भी हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं वो फेफड़ों में रक्त में घोल दी जाती है, और रक्त में परिसंचरण तंत्र के माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है उसमें से फेफड़ों में ही कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाता है। राइट। तो जब रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाता है और उसको फेफड़ों के माध्यम से फिर बाहर निकाला जाता है, तो उस प्रक्रिया को ही कहते हैं एक्सपीरेशन। तो जब श्वसन के पश्चात CO2 युक्त वायु उसी वायु मार्ग से बाहर निकाली जाती है तो उसे ही उच्छ्वास या एक्सपीरेशन कहते हैं। बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है। जब वातावरण से ऑक्सीजन को शरीर के अंगों या फेफड़ों में प्रवेश करती तो वह प्रक्रिया इंस्पिरेशन कहलाती है, और जब श्वसन के पश्चात CO2 युक्त वायु उसी वायु मार्ग से बाहर वातावरण में निकाल दी जाती तो उसको ही एक्सपीरेशन कहते हैं। राइट। और यहाँ पर मुख्य परीक्षा में जो है इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन, राइट, तो निःश्वसन, राइट, या निःश्वसन में अंतर पूछा जा सकता है, जिसको हम यहाँ पर बहुत अच्छे से समझते हैं। राइट। तो निःश्वसन या एवं निःश्वसन में क्या अंतर होता है। पहला अंतर तो जो है हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि निःश्वसन या इंस्पिरेशन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें बाह्य वातावरण की ऑक्सीजन युक्त जो है वायु वो फेफड़ों में भरी जाती है। वहीं निःश्वसन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें वायु जो है फेफड़ों की वायु अर्थात फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो वायु है वो वातावरण में छोड़ी जाती है। दूसरा अंतर ये होता है कि निःश्वसित जो वायु होती है, अब ये भी कई बार प्री में पूछा जाता है कि जो हम सांस लेते हैं उसमें वायु का घटक क्या होता है। इसको याद रखने की सीधी सी प्रक्रिया है कि जो हमारे वायुमंडल में वायु का अनुपात होता है उसी अनुपात में हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। अर्थात इंस्पिरेशन की प्रक्रिया में या निःश्वसित वायु को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमें पता है कि हमारे वायुमंडल में 78% होती है आर्गन, राइट, 21% होती है ऑक्सीजन, राइट, 0.03% होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको हम इसी अनुपात में ग्रहण करते हैं। अर्थात इंस्पिरेशन की प्रक्रिया में जो सांस ली जाती है उसमें 78% होती है नाइट्रोजन, 21% होती है ऑक्सीजन और 0.03% क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और जब श्वसन की प्रक्रिया हो जाती है तो जो वायु छोड़ी जाती है तो निःश्वसन वायु में लगभग आर्गन तो उतनी ही होती है 78%, राइट। ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या होता है कंटेंट घट जाता है, राइट। ऑक्सीजन यहाँ पर होती है 21% और यहाँ पर कितनी होती है 16%, और वहीं पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी क्या होती है बढ़ जाती है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो वायु हम ग्रहण करते हैं उसमें ऑक्सीजन 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 होती है। वहीं जो वायु हम छोड़ते हैं श्वसन के पश्चात उसमें 16% ऑक्सीजन होती है और 4% क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, राइट। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंतर कि देखिए हमारी जो पसलियां होती हैं जो कि फेफड़ों एवं हृदय की रक्षा करती है, तो जब हम सांस लेते हैं, राइट, तो जब सांस लेते हैं तो पसलियां क्या होती हैं बाहर की ओर हो जाती हैं एवं ऊपर की ओर हो जाती हैं। ये देखिए,
तो कुल मिलाकर जैसे ही हम वायु को अंदर भरते हैं तो हमारे फेफड़े क्या होते हैं, फूलते हैं, फेफड़े फूलते हैं, तो सीधी सी बात है पसलियां बाहर की ओर आएंगी और ऊपर हो जाती हैं। तो इंस्पिरेशन की प्रक्रिया में जैसे ही वायु फेफड़ों में जाएगी तो पसलियां बाहर की ओर एवं ऊपर की ओर जाएंगी, और जैसे ही हम सांस को छोड़ते हैं तो पसलियां अंदर की ओर आ जाएंगी एवं नीचे की ओर हो जाती हैं। वही चौथा क्या अंतर है कि जो इंस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है इसमें वक्ष गुहा का आयतन जो है क्या होता है, बढ़ जाता है, राइट। जैसे ही हम वायु को प्रवेश करेंगे तो जैसे ही हमारी वायु फेफड़ों में जाएगी तो हमारी जो पूरी जो वक्ष गुहा है उसका आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जब हम सांस को छोड़ेंगे तो वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो ब्रीदिंग की प्रक्रिया है वो पूरी की पूरी हमने यहाँ पर समझ ली है, राइट। अब जो है हम यहाँ पर गैसों का विनिमय पढ़ते हैं या एक्सचेंज ऑफ क्या हो जाएगा, गैसेस हो जाएगा, राइट। तो हमें पता है कि श्वसन की अभिक्रिया में गैसों का जो एक्सचेंज होता है या गैसों का विनिमय होता है ये फेफड़ों के अंदर होता है, क्लियर। तो श्वसन की अभिक्रिया में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो श्वसन के अंदर होता है, राइट। जो इंस्पिरेशन होता है या निश्वसन, राइट, निश्वसन के दौरान हम वायुमंडल से जो भी वायु ग्रहण करते हैं वो हमारे फेफड़ों में पहुंचती है और एल्वोली में या वायु कोश में क्या होती है, भर जाती है, और वायु कोश के चारों तरफ रक्त कोशिकाओं का क्या होता है, जाल होता है, और इन्हीं रक्त कोशिकाओं के माध्यम से, राइट, इन्हीं रक्त कोशिकाओं के माध्यम से फिर गैसों का क्या होता है, विनिमय होता है, राइट, जिसको हम बहुत अच्छे से पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो एक हो जाएगा हृदय हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा। हमें पता है कि फेफड़ों में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होती है, जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में जो रक्त होता है या हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, अर्थात फेफड़ों में जो ऑक्सीजन होती है वो रक्त में घोल दी जाती है। फिर ये जो है फेफड़ों के माध्यम से फिर ये जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है ये फुफ्फुस किस में जाता है, सिरा में जाता है। फिर आपको पता है कि फुफ्फुस सिरा से कहाँ पर जाएगा, जो है बाएं आलिंद में जाएगा, बाएं निले में जाएगा, महाधमनी में जाएगा, महाधमनी से विभिन्न अंगों तक जाएगा, अंगों की कोशिकाओं पर, राइट। फिर क्या होगा, विभिन्न अंगों की जो कोशिका होंगी, कोशिका पर जो है क्या होगा, श्वसन की प्रक्रिया होगी। उससे क्या होगा कि उससे भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा जिससे जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। फिर रक्त में जो है कोशिकीय जब श्वसन होगा तो रक्त में अब क्या घुल जाएगी, CO2 घुल जाएगी, और ये जो CO2 है फिर ये कहाँ पर आती है, सिराओं के माध्यम से, राइट, सिराओं के माध्यम से फिर कहाँ पर आएगी, ये हृदय में आएगी, राइट। और हमें पता है कि हृदय में ये पहुंचती है कहाँ पर, जो है महाशिरा के माध्यम से जो है फिर पहुंचेगी दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से पहुंचेगी दाएं निले में, दाएं निले से किससे, पल्मोनरी जो धमनी है जो कि अशुद्ध रक्त का वहन करती है, पल्मोनरी सिरा के माध्यम से फिर कहाँ पर जाएगा, फेफड़ों में जाएगा। तो एक तो हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण का ये तंत्र चलता है, राइट। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है फेफड़ों के पास में क्या पहुंची, यहाँ पर फेफड़ों के पास में जो है हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो है रक्त फेफड़ों के पास में आया। और दूसरी चीज जो हम सांस लेते हैं, इंस्पिरेशन, राइट, अर्थात हमने जो वायु यहां पर अगर हम देखें, राइट, तो जो हमने क्या की, यहां पर सांस ली, तो सांस लेने की अभिक्रिया में ऑक्सीजन को हमने क्या किया, ग्रहण किया, ये भी कहां पर पहुंचती है, फेफड़ों पर पहुंचती है। तो यहां पर एक और हृदय से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त फेफड़ों में पहुंचता है और दूसरी ओर जो भी हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वह भी क्या होती है, फेफड़ों में पहुंचती है। और दरअसल यहीं पर तो क्या होना है, एक्सचेंज होना है,
फेफड़ों की ये जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, रक्त कोशिकाएं जो हम सांस लेते हैं, इसकी ऑक्सीजन को पुनः किसमें, इसकी ऑक्सीजन को पुनः रक्त में घोल देती है और ये फिर ऑक्सीजन, राइट, ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो फुफ्फुस शिरा से फिर अंग तक पहुंचता है। वहीं जो फेफड़ों में जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, वो रक्त कोशिकाएं इस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेती हैं और पुनः फेफड़ों के उसी मार्ग से उस CO2 को क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो गैसों का क्या होता है, विनिमय होता है। ऑक्सीजन है वो रक्त में क्या होती है, पहुंच जाती है और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या होती है, फेफड़ों के माध्यम से वायु में छोड़ दी जाती है, बाहर वातावरण में छोड़ दी जाती है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर वाह श्वसन को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो वाह श्वसन में हमने श्वासोच्छ्वास को भी अच्छे से समझ लिया है और गैसों के विनिमय को भी अच्छे से समझ लिया है। अब हम यहाँ पर जो है श्वसन प्रक्रिया का दूसरा चरण पढ़ते हैं, गैसों का परिवहन हो जाएगा या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस हो जाएगा। चलिए तो हम समझते हैं यहां पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। क्लियर। तो गैसों का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कुल मिलाकर हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि गैसों जैसे ऑक्सीजन या CO2 का फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना तथा शरीर की कोशिकाओं से पुनः फेफड़ों तक वापस आने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कहते हैं। तो बिल्कुल सीधी सी प्रक्रिया है, राइट। श्वसन की अभिक्रिया में या श्वसन की प्रक्रिया में गैसों के परिवहन से तात्पर्य यह है कि गैसों का फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना तथा शरीर की कोशिकाओं से पुनः गैसों का फेफड़ों तक वापस आने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, गैसों का परिवहन कहते हैं या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कहते हैं, राइट। और इस प्रक्रिया को अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, राइट। ये जो गैसों का परिवहन होता है इसमें O2 एवं CO2 का जो परिवहन है वो कोशिकाओं से फेफड़ों तक किसके माध्यम से होता है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है। तो गैसों का जो परिवहन है, राइट, गैसों का परिवहन फेफड़ों से कोशिकाओं तक तथा कोशिकाओं से फेफड़ों तक जो है रक्त के हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है, परंतु यहाँ पर जो CO2 है, CO2 का परिवहन हीमोग्लोबिन के अलावा भी अन्य जो है अवयवों के द्वारा होता है। तो इन दोनों को जो है हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो ये भी मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है, गैसों के परिवहन से क्या तात्पर्य, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को समझाइए। तो अब हम यहाँ पर जो है O2 के परिवहन को समझते हैं, राइट। तो सबसे पहला हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन, राइट। ऑक्सीजन का परिवहन फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक कैसे होता है वो समझते हैं। देखिए, जैसे ही हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन युक्त जो वायु है वो हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है और जैसे ही जो ऑक्सीजन है वो हमारे फेफड़ों पर प्रवेश करती है तो फेफड़ों की जो एल्यूवोली होती हैं, ये जो वायु कोश होती हैं, वहाँ पर जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, वो रक्त कोशिकाएं जो है रक्त का हीमोग्लोबिन, राइट, उन रक्त कोशिकाओं पर जो रक्त का हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ में मिलकर एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। तो कुल मिलाकर ये है कि हीमोग्लोबिन का यहाँ पर ऑक्सीजन हो रहेगा, राइट। तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक अस्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बना लेना ही जो है पहली प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ में मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो रक्त में जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है फिर फुफ्फुस शिरा में जाता है, फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फुफ्फुस शिरा से कहाँ पर जाएगा, बाएं आलिंद में जाएगा, बाएं निलय में जाएगा और फिर महाधमनी से पूरे शरीर में जो है वो उसका परिवहन होता है, राइट। या पूरे शरीर में उसका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है ये एक श्वसन रंजक होता है,
राइट। और ये मनुष्य में जो श्वसन रंजक होता है वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन ही होता है। और जो श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन है इसका स्वयं का रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है। परंतु जब ये ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तो इसका रंग क्या होता है, चमकदार लाल हो जाता है। यही कारण है कि जो ऑक्सीकृत या ऑक्सीजनेटेड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका रंग कैसा होता है, चमकीला होता है। और जो अशुद्ध रक्त होता है या हम ये कहें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, उसका रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है। तो चूंकि हीमोग्लोबिन का खुद का जो रंग होता है वो कैसा होता है, बैंगनी होता है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होता है वो लाल रंग का होता है, राइट। परंतु जैसे ही वो ऑक्सीजन इसके साथ में मिलता है वो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रक्त है वो चमकदार लाल जो है वो दिखाई देता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है। अब हम यहाँ पर समझते हैं CO2 का परिवहन। तो CO2 का 10 से 20% जो परिवहन है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है। परंतु हीमोग्लोबिन के अतिरिक्त जो है रक्त परिसंचरण के द्वारा अन्य प्रकार से भी जो है CO2 का परिवहन होता है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, प्लाज्मा में घुलना, राइट। तो जो CO2 होती है वो रक्त की प्लाज्मा में घुल जाती है और प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिल अम्ल बनाती है। तो इस तरीके से CO2 का प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिल अम्ल के रूप में भी क्या होता है, परिवहन होता है। और इस रूप में 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, राइट। वहीं दूसरा हो जाएगा बाइकार्बोनेट्स के रूप में। तो सबसे बड़ी संख्या ये, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अधिक जो परिवहन है वो बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। दरअसल बाइकार्बोनेट्स के रूप में CO2 का 70% जो भाग है उसका परिवहन होता है। यह रक्त का जो पोटेशियम है एवं सोडियम है इसके साथ में मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करती है। इस तरीके से CO2 का परिवहन होता है। तो ये हमने यहाँ पर गैसों का परिवहन को भी समझ लिया है। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर क्या, आंतरिक श्वसन हो जाएगा या इंटरनल क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन हो जाएगा। तो देखिए हमारे शरीर के अंदर ब्लड एवं ऊतक द्रव्य के बीच में जो गैसीय विनिमय होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, आंतरिक श्वसन कहते हैं, राइट। तो बाह्य श्वसन में एवं आंतरिक श्वसन में अंतर क्या हुआ, देखिए बाह्य श्वसन में जो ऑक्सीजन है वो हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है, राइट। और वहीं आंतरिक श्वसन में जो रक्त है, क्यों, क्योंकि रक्त में ही क्या घुला हुआ है, आप ध्यान से समझिए, रक्त में ही क्या है, ऑक्सीजन घुली हुई है, Hb+ का क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, राइट। और कोशिका द्रव्य, अब जब कोशिका द्रव्य के बीच में ही गैसों का आदान प्रदान होगा तभी तो कोशिका तक या कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर जो है श्वसन की अभिक्रिया संपन्न होगी। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, शरीर के अंदर रक्त एवं ऊतक द्रव्य जो टिश्यू फ्लूइड है उसके बीच में जो गैसीय विनिमय होता है या आदान प्रदान होता है उसको ही हम आंतरिक श्वसन कहते हैं। या कुल मिलाकर ऑक्सीजन का, राइट, ऑक्सीजन युक्त रक्त का कोशिका तक पहुंचना जो है उसकी प्रक्रिया को ही आंतरिक श्वसन कहते हैं। तो शरीर के अंदर रक्त एवं ऊतक द्रव्य के बीच में जो गैसीय विनिमय होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, आंतरिक श्वसन कहते हैं। अब चौथा हो जाएगा कोशिकीय श्वसन हो जाएगा। तो देखिए कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन से सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो देखिए हमारे शरीर में जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं वो रक्त में मिले हुए होते हैं और रक्त के माध्यम से ही वो कोशिका तक जो है पहुंचते हैं और कोशिका पर ही जो कोशिकीय श्वसन होता है, इसी अभिक्रिया में भोज्य पदार्थों का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और इससे ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इस संपूर्ण प्रक्रम को ही हम क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो 3 नंबर की परिभाषा के लिए आप याद रख सकते हैं कि कोशिका के अंदर, राइट, कोशिका के अंदर खाद्य पदार्थों के पाचन के फलस्वरूप जो प्राप्त ग्लूकोज होता है
उसका ऑक्सीकरण किया जाना ही कोशिकीय श्वसन कहलाता है। तो सीधी सी बात है, कोशिका के अंदर खाद्य पदार्थों के फलस्वरूप प्राप्त ग्लूकोज का ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर? तो कोशिका के अंदर खाद्य पदार्थ, पचा हुआ खाद्य पदार्थ ग्लूकोज का ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण की क्रिया को ही क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। राइट? और कोशिकीय श्वसन भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। राइट? एक होता है एनार्विक रेस्पिरेशन होता है और दूसरा क्या होता है? आर्विक रेस्पिरेशन होता है। हिंदी में इसका जो नाम है वो अवायवीय श्वसन भी मिलता है और अनाक्षी श्वसन भी मिलता है। तो वायवीय श्वसन और ऑक्सी श्वसन बात एक ही है। तो मुख्य परीक्षा में यहाँ पर भी जो है 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि अवायवीय श्वसन क्या होता है या अनाक्षी श्वसन क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए। या फिर वायवीय श्वसन क्या होता है, या फिर ऑक्सी श्वसन क्या होता है, या एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए। राइट? तो जो कोशिकीय श्वसन है उनके हम दोनों प्रकारों को यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा? अवायवीय या अनऑक्सी श्वसन हो जाएगा। देखिए, वह श्वसन, वह कोशिकीय श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? अनाक्षी श्वसन कहते हैं। क्लियर? बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है। देखिए, वह कोशिकीय श्वसन, राइट, वह कोशिकीय श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको ही अवायवीय या फिर अनाक्षी श्वसन कहा जाता है। राइट? और अनाक्षी श्वसन जब होता है तो इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन या आंशिक क्या होता है? आंशिक जो है ऑक्सीकरण होता है। हमने देखा था कि दरअसल कोशिका के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होना ही क्या कहलाता है? कोशिकीय श्वसन कहलाता है। तो जब कोशिका में, राइट, जब कोशिका में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तो उसे अनाक्षी श्वसन कहते हैं। और अनाक्षी श्वसन में दरअसल जो ग्लूकोज होता है उसका आंशिक विखंडन होता है। इसके साथ ही जब ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है तो आंशिक विखंडन से इसमें जो ऊर्जा निर्मित होती है वह भी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। साथ ही साथ जब ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है वो एंजाइमों की सहायता से कोशिका द्रव्य में होता है। ये जो है महत्वपूर्ण चीजें आप याद रखना। क्लियर? तो पहली चीज तो ये है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है और जो अनाक्षी श्वसन होता है वो एंजाइमों की सहायता से होता है। और कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। क्लियर? और जब अनाक्षी श्वसन होता है तो अनाक्षी श्वसन के फलस्वरूप जो उत्पाद बनते हैं वो CO2 एवं क्या होता है? एल्कोहल होता है। ये इसका महत्वपूर्ण अंतर है। तो इस क्रिया के अंत में CO2 एवं क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। जब अनाक्षी श्वसन जीवों में घटित होता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है। राइट? किसमें? जीवों में। तो जब जीवों में अनाक्षी श्वसन होता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है। और वहीं पेड़ पौधों में या फिर अंकुरित बीजों में या फलों में होता है तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है? एथिल अल्कोहल बनता है। कुल मिलाकर अनाक्षी श्वसन में जो उत्पाद होता है वो एक तो जल होगा, दूसरा अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल या एथिल अल्कोहल बनता है। साथ ही साथ इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और संपूर्ण प्रक्रम में केवल 4 अणु ATP ऊर्जा का ही क्या होता है? निर्माण होता है। और इन 4 अणुओं में से भी तो 2 अणु तो इस संपूर्ण प्रक्रम को करने में खर्च हो जाते हैं। अर्थात अगर हम देखें तो अनाक्षी श्वसन में शुद्ध जो है 2 ATP अणु का निर्माण होता है। अर्थात अनाक्षी श्वसन में कम ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिसको हम इस अभिक्रिया के माध्यम से समझा सकते हैं। तो C6H12O6, अब चूंकि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है तो ऑक्सीजन तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, तो C6H12O6 और ये किस में टूट जाता है? एल्कोहल में। तो ये यहाँ पर हो जाएगा एल्कोहल। राइट? यहाँ पर ध्यान रखें, जब भी आप मुख्य परीक्षा में लिखें तो इनके नीचे नाम जरूर लिखें।
ये हो जाएगा ग्लूकोज, या इसको हम क्या कहते हैं, शर्करा। अब शर्करा का ऑक्सीकरण होगा तो यहां पर ये क्या बनेगा, यहां पर एल्कोहल बनता है, राइट। और जब ये किस में बनेगा, राइट, जीवों में बनता है तो ये लैक्टिक अम्ल बनता है, और फलों में या बीजों में या फिर पेड़ पौधों में तो एथिल अल्कोहल बनता है, तो ये एथिल अल्कोहल बन जाएगा। साथ ही साथ क्या होगी यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं एथिल अल्कोहल जो है वो इतना उत्पाद बनता है। साथ ही साथ शुद्ध रूप से अगर हम देखें तो 2 एटीपी अणु अर्थात केवल और केवल 52 किलो कैलोरीज जो है ऊर्जा उत्पादित होती है, राइट। अब प्रश्न ये है, ये भी मुख्य प्रश्न है और ये मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है, किसी न किसी आने वाले 1-2 वर्षों में पूछा जाएगा कि मनुष्यों में जो अवायवीय श्वसन है उसको समझाइए। या फिर ये प्रश्न पूछा जाता है कि कार्य करने के दौरान हमें थकान महसूस होती है क्यों, राइट। या लगातार कार्य करते रहने से हम थक कैसे जाते हैं। इस तरीके के जो प्रश्न है वो मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, राइट। तो इनको जो है हम एक एक करके यहाँ पर समझते हैं, राइट। तो हमारे मानव शरीर की पेशियों में अवायवीय श्वसन होता है, राइट। और जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। तो मानव शरीर की पेशियों में अवायवीय रूप से श्वसन होता है, अर्थात मनुष्य की जो पेशियां हैं, मांसपेशियां हैं, वो अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। और जब अवायवीय रूप से श्वसन होता है या अवायवीय या अनाक्षी श्वसन होता है तो इस श्वसन के संपन्न होने के पश्चात जीवों में क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। चूंकि लगातार जो है अनाक्षी श्वसन होने की वजह से जो लैक्टिक अम्ल है ये हमारी पेशियों में इकट्ठा होता जाता है, और इसी लैक्टिक अम्ल के इकट्ठे होने की वजह से ही पेशियों में क्या होती है, ऐंठन उत्पन्न होती है, राइट। अर्थात इसी ऐंठन की वजह से हमें थकावट होती है या फिर हम लगातार कार्य करते रहने से क्या होते हैं, थक जाते हैं। इसी वजह से जब हम गर्म पानी से स्नान करते हैं तो हमारी थकान क्या होती है, दूर हो जाती है। आखिरकार गर्म पानी में ऐसा क्या होता है, तो देखिए जैसे ही हम गर्म पानी से स्नान करते हैं या फिर तेल की मालिश करते हैं या फिर एक तरीके से हम बार बार मालिश करते हैं, तो या तो गर्म पानी से स्नान कर लेते हैं या तेल से जब मालिश करते हैं तो उससे हमारे शरीर में रक्त का संचरण बढ़ जाता है, और रक्त का संचरण बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन भी बढ़ जाएगा, और ऑक्सीजन बढ़ जाएगा तो वहाँ पर अनाक्षी श्वसन ना होकर क्या होगा, ऑक्सी श्वसन होगा, और ऑक्सी श्वसन होगा तो उससे लैक्टिक अम्ल ना बनेगा, जिसकी वजह से हमारी जो है थकान भी लौट जाएगी। तो मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाएगा, फलस्वरूप ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या होता है, पूर्ण विखंडन हो जाता है। इस वजह से हमारी थकान मिट जाती है। क्लियर। अब हम दूसरा कोशिकीय श्वसन समझते हैं, जो कि ऑक्सी श्वसन हो जाएगा या एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, देखिए वह कोशिकीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले कोशिकीय श्वसन को ही क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहते हैं, राइट। और इसके साथ ही ये जो वायवीय श्वसन होता है, राइट, ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रीब्स जो चक्र होता है उसके रूप में जो है ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जब ऑक्सी श्वसन होता है तो अंतिम उत्पाद के रूप में जल एवं क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और वहीं अगर हमने देखा तो जो अनाक्सी श्वसन है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं किसका निर्माण हो रहा था, एल्कोहल का निर्माण हो रहा था, परंतु यहाँ पर ऑक्सी श्वसन में जल एवं किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है।
और इस संपूर्ण प्रक्रम में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस संपूर्ण प्रक्रम में जो है 38 एटीपी ऊर्जा क्या होती है, संचित हो जाती है। 38 एटीपी जो ऊर्जा है वो प्राप्त होती है। इसका हम जो है यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्लूकोज हो जाएगा। तो जो ग्लूकोज है, अब चूंकि ये वायवीय जो श्वसन है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो ग्लूकोज प्लस का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तो उससे एक तो क्या बनता है, जल बनता है, फिर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ ही साथ अधिक मात्रा में 686 जो है किलो कैलोरीज या 38 एटीपी ऊर्जा भी उत्पादित होती है। क्लियर। अब हो सकता है मुख्य परीक्षा में वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन में अंतर पूछ लिया जाए, या फिर आक्सीय श्वसन एवं अनाक्सीय श्वसन में क्या अंतर होता है, इस तरीके के अगर प्रश्न पूछ लिए जाए तो फटाफट जो है हम यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। राइट, पहला क्या हो जाएगा, देखिए वायवीय श्वसन जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो जो अनाक्सीय या अवायवीय श्वसन है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। राइट, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन जो है कैसा होता है, पूर्ण होता है। यहाँ पर पूर्ण शब्द और लिखना आप। राइट, तो आक्सीय श्वसन में जो है ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, तो वहीं अवायवीय या अनाक्सीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं हो पाता है। क्लियर। वायवीय श्वसन में जो अंतिम उत्पाद होता है वो जल एवं कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो इसमें अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल होते हैं। तो वहीं अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होते हैं, लैक्टिक अम्ल एवं क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा या एल्कोहल हो जाएगा। तो नॉर्मली अवायवीय श्वसन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड राइट एवं क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। जब ये जीवित कोशिकाओं में बनता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है, और वहीं जो है अगर पौधों में बीजों में होता है तो ये एल्कोहल बनता है। क्लियर। फिर वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में जो है ऊर्जा अर्थात 38 एटीपी अणु ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है, तो वहीं अवायवीय श्वसन में केवल और केवल कम ऊर्जा या 2 एटीपी अणु ऊर्जा ही उत्पन्न होती है। फिर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यहाँ पर जो वायवीय श्वसन है ये उच्च जीवधारियों से मतलब उच्च विकसित जीवधारियों में संपन्न होता है, तो वहीं अवायवीय जो श्वसन है वो निम्न स्तरीय जीवधारियों में संपन्न होता है। क्लियर। फिर स्थान क्या है, तो हमने देखा था जो वायवीय श्वसन है वो कोशिका द्रव्य एवं किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, विशेषकर कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो वहीं जो अवायवीय श्वसन है वो कोशिका द्रव्य में क्या होता है, संपन्न होता है, और मनुष्य की किसकी, पेशीय कोशिका में संपन्न होता है। उदाहरण के लिए जो जितने भी पौधे हैं, जंतु हैं, मानव है, उनमें जो है वायवीय श्वसन होता है। तो वहीं जैसे ईस्ट है या फीता कृमि है या हमारी मांसपेशियों में जो श्वसन होता है वही क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। राइट, तो ईस्ट फीता कृमि में अवायवीय श्वसन होता है। तो ये हमने यहाँ पर जो है हमने कोशिकीय श्वसन के भी जो है प्रकारों को समझ लिया। इस तरीके से बहुत ही अच्छे से जीवों में श्वसन को पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।